नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज भी हमारे स्टूडियो में एक खास दिग्गज मौजूद हैं जो कि हर पल हमें कुछ ना कुछ खास बताते हैं। उनकी खासियत ये है कि ये आपको बताते हैं कि छोटे छोटे उपाय, उन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हमारे बीच में है श्री पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने पिछली बार जो है हमें काल सर्प योग के बारे में बताया था, आपने उसके दूसरे जो चरण है उसके विषय में बताया था। अब आप हमें आज क्या बताने वाले हैं इस योग के बारे में? देखिए योगिता जी, तीसरी तरह से जो काल सर्प योग लगता है वो तीसरे घर और 9वें घर से लगता है। इस काल सर्प योग का नाम है वासुकी काल सर्प योग जी। क्योंकि तीसरे घर का संबंध आदमी के यश और अपयश से है, मार्केट वैल्यू से है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार के जनों से काफ़ी लाइफ में पीड़ित रहते हैं वो। अच्छा। उनकी ऐसे मान के चलते हैं कि वो उनकी आलोचना काफ़ी करते हैं, उनके परिवार के लोग अपने। और नंबर 2 इसमें ये है कि अगर जो भी किसी अच्छाई के लिए काम करते हैं तो उस ऐसे व्यक्ति को बुराई ही मिलती है। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा, मैं उसके लिए अच्छा करता हूँ और मुझे काफ़ी बुराई मिल रही है या मार्केट वैल्यू मेरी बढ़ नहीं पा रही है। तो ये ड्यू टू थर्ड हाउस के काल सर्प योग की वजह से ऐसा होता है। अच्छा। और ऐसे व्यक्ति अगर घूमने फिरने के काम को अपना आजीविका बना लें तो उनको कुछ प्रॉफिट हो सकते हैं। जी, ये तो आपने बहुत ही आसान से तरीके से हमें सिखा दिया कि ये तीसरा जो काल सर्प दोष है उसके बारे में खासियत बताई और आपने साथ में निवारण भी बताया कि किस तरह से इंसान जो है उसमें भी सुखी रह सकता है। आपने इसे काल सर्प योग के बारे में आज हमें बताया, क्या आप आज किसी स्पेशल योग के बारे में भी जानकारी देंगे? देखिए योगिता जी, जैसे हम काफ़ी योगों का पहले वर्णन कर चुके हैं। एक योग होता है कुंडली में, शंख योग बोलते हैं उसको। ये चौथे घर से और 7वें घर तक अगर सारे ग्रह आ जाएं, 9 ग्रह अगर 4 नंबर से और 7 नंबर के बीच में कभी आ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को शंख योग हम कहते हैं कि शंख योग का ये व्यक्ति है। ऐसे लोग धार्मिक ग्रंथों के विद्वान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी कमाने की ओर ही लगे रहते हैं। अच्छा। मतलब किसी भी तरीके से कमाएं, उनकी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है अपनी संचित कर लूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति घमंडी और ईर्ष्यालु होते हैं। अच्छा, ये लोग घमंडी भी होते हैं। घमंडी और ईर्ष्यालु होते हैं। इस तरह का एक दूसरा योग भी होता है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ वर्णन करूंगा। जो नेक्स्ट हम दोबारा करेंगे दूसरा, तो उसमें ये वर्णन करेंगे कि जो इस तरह के योग के ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होते हैं वो किसी और योग में भी होते हैं, वो मैं अगली बार में आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे आपने इस योग के बारे में बताया कि वो ईर्ष्यालु होते हैं, तो क्या इनके ईर्ष्या पर काबू करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं है कि ये इनके अंदर बदलाव लाया जा सके, क्योंकि उनकी वजह से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं? देखिए योगिता जी, ऐसा है, ये ऐसे मान के चलते हैं ये हमारे पूर्व जन्मों और संस्कारों का फल है ये। अच्छा। ये कुदरत जब आदमी पैदा होता है तभी ये कुंडली बन जाया करती है। जी। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के योग हैं, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 400, 450, 500 तरह के योग होते हैं। ये उन योगों में से एक है। उपाय से, दान पुण्य से, प्रार्थना से कुछ कमी तो की जा सकती है, लेकिन पूरा तरह से ठीक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव हम लोग नहीं बदल सकते हैं। जी। जो स्वभाव उनका कुदरत ने बना के भेजा है वो वैसे ही काम करेगा। जैसे मान लीजिए सांप है, उसको अगर ऐसा तो नहीं कि वो काटे ना, काटेगा जरूर। उसको आप ज़्यादा क्या करेंगे, उसको कोई पाल लेगा या उसके दांत निकाल देंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो इनका अंदर से जो प्रवृत्ति है इसकी घमंड करने की या ईर्ष्या करने की, वो जा नहीं सकती है। यानी नेचर एंड सिग्नेचर्स कैन नेवर चेंज, ये हम मान के ही चलें। आपके जिस तरह से आपके दर्शक आपको पत्र लिखते हैं, उसी तरह से आपके दर्शक जो है हमें फ़ोन भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वो हमसे अक्सर उस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं जो कि हम कर चुके होते हैं। जैसे हमने गौरी गर्भ रुद्राक्ष के बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की थी, बावजूद इसके हमारे पास बहुत फ़ोन कॉल्स है कि आप इसके बारे में एक बार और विस्तृत तरीके से चर्चा करें। तो आज आप हमें एक बार फिर से चर्चा करके बता दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे दर्शक हमसे रूठ जाए कि हमने उनकी बात आप तक नहीं पहुँचाई है। देखिए युक्ता जी, जैसे हमने रुद्राक्षों के बारे में पहले काफ़ी वर्णन किया हमने पिछले प्रोग्राम में। गौरी शंकर रुद्राक्ष का एक आम आदमी को भी पता है कि गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है जी। उसी की भांति एक रुद्राक्ष होता है गर्भ गौरी रुद्राक्ष। ये भी गौरी शंकर के समान ही दो जो रुद्राक्ष आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक पिन पॉइंट जैसा होता है उस पर जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि एक रुद्राक्ष दूसरे रुद्राक्ष से थोड़ा सा छोटा होता है जी। इसको धारण करने से जिन माता बहनों को गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम होती है, अगर ये इसको धारण कर लें तो उनकी ये समस्या काफ़ी हद तक संभल सकती है। या जिन स्त्रियों के बच्चे होके मर जाया करते हैं, उनको धारण करने में से इसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिलता है और ये परेशानी से आप बच सकते हैं। अब हमें समझ में आया कि लोग इस प्रश्न को जानने के लिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक क्यों थे।
प्रकाश जी, हमने आपसे कुछ खास सवाल पूछे थे। अभी भी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे अब पूछने हैं और उनका हल ढूंढवाना है। कई बार कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आपको श्री यंत्र लगाना पड़ेगा या वास्तु दोष निवारण यंत्र लगाना पड़ेगा। कुछ यंत्र महंगे होते हैं जिनको अफोर्ड करवाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप कुछ ऐसा हमें उपाय बता दें जिसमें सिर्फ अमीर ही नहीं, गरीब भी लाभान्वित हो, क्योंकि आखिर जीने का हक तो हर किसी को है इस धरती पर। तो आप कुछ ऐसा उपाय आप बताएं कि किसी को यदि वास्तु दोष है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, उसके लिए उस उपाय को अपनाने में परेशानी कतई ना हो। देखिए योगिता जी, जब ज्योतिष का जब आविष्कार हुआ था, कहूँगा, जिन भी व्यक्तियों ने, जो ऋषि मुनियों ने, जो साधु संतों ने इसका निर्माण किया था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि खाली हम अमीर आदमी के लिए बना रहे हैं इसको। हर तरह के उपाय ज्योतिष में, वास्तु में अवेलेबल हैं। आप सिर्फ उसको करना चाहें तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अमीर आदमी ही कर पाएंगे और गरीब नहीं कर पाएंगे। एक साधारण सा उपाय बताता हूँ कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। जब आप घर में सुबह उठ के झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं, आप उस पोछे के पानी में सेंधा नमक थोड़ा सा डाल लें। सेंधा नमक डाल के, और आप ये रूटीन बना लें कि आपने पानी में सेंधा नमक मिलाने के बाद ही आपने पोछा लगाना है और रोज उसी पानी से पोछा लगाना चालू करें। घर के वास्तु दोष 70% तक इसी क्रिया को करने से खत्म हो जाएंगे। किसी प्रकार का वास्तु दोष निवारक यंत्र लगाना नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रश्न देखिए दो तरह से है। एक वो व्यक्ति हैं जो साधारण है, वो एक जर्नल डब्बे में बैठ के यात्रा करते हैं। एक वो हैं जो AC क्लास में, फर्स्ट क्लास में जाया करते हैं। देखिए दोनों में कुछ ना कुछ फर्क जरूर है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वास्तु दोष यंत्र लगाएंगे तो आपका निवारण नहीं होगा या इसको करने से नहीं होगा। ये थोड़ा सा जो है वो आप आदमी को जो हमारे उपाय हैं उसको स्पीड करने के लिए यंत्रों का और पूजा पाठ का, हवन यज्ञों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पैसे का अभाव है तो अगर आप पानी में सेंधा नमक मिला लें तो इससे भी आपका काम चल सकता है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि अगर कोई वास्तु दोष निवारक यंत्र लगाता है तो कुछ चीज़ें जो इंस्टेंटली हो जाती हैं वो उनकी हो जाती हैं। और अगर हम जैसे सेंधा नमक के पोछे की बात आपने की है, आपके वास्तु दोष जो है वो 70% तक खत्म हो जाएंगे। शनै धीरे धीरे जो है इसका कार्य चलेगा। आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं राशियाँ, हमें बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, हमारे दर्शक भी बहुत इंजॉय करते हैं। सुबह सुबह सबका पहला काम होता है पलटा पन्ना और उसमें ढूंढ रहे हैं हमारी राशि कौन सी है, पता की और अपने बारे में पढ़ लें कि आज हमारे लिए क्या खास है। लेकिन अभी भी दिमाग में ये सवाल, अक्सर जब मैं भी पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में ये सवाल रहता है कि जो इन्होंने राशियाँ लिख के भेजी हैं, एरीज, टॉरस करके जो उन्होंने पूरी भेजी होती हैं, वो मैं किस हिसाब से अपना राशिफल देखूँ? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखूँ या अपनी नाम की राशि के हिसाब से देखूँ? देखिए युक्ता जी, जहाँ तक प्रश्न है जो डेली राशि फल हमारे टीवी चैनल पर देख रहे हैं, उसको देखने के लिए किसी व्यक्ति को सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोल के देखनी चाहिए कि चंद्रमा किस नंबर के साथ है। अच्छा, मान लीजिए आपका चंद्रमा 4 नंबर के साथ है। 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, 5 नंबर है तो सिंह राशि, 6 है तो कन्या। जिस नंबर के साथ आपका चंद्रमा है आप वही राशि अपनी देखेंगे। अच्छा, जैसे मैं आप पे उदाहरण देता हूँ, आपका मान लीजिए चंद्रमा 5 नंबर के साथ है तो आपकी सिंह राशि हो गई जी। किसी का 4 नंबर के साथ है तो कर्क राशि हो गई जी। वो राशि को अगर आप अपनी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आप पे वो सही बैठ रही है। अच्छा, जो डेली फोरकास्ट राशियां करी जाती हैं वो चंद्रमा को एक टारगेट बना के की जाती है कि चंद्रमा गोचर में कहाँ चल रहा है। उसका एक सिस्टम है। जैसे हम 1 नंबर के 12 कुंडलियां उसके लिए पहले बना ली जाती हैं। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे तो अब 4 नंबर का चंद्रमा जो चौथे घर में आ गया, अगर 1 नंबर हमने लगन में रखा है तो इसका मतलब आज उसके जो है भौतिक सुखों से संबंधित चेंजिंग होने वाली है। बाकी जो उसका विवेचन करेंगे वो कुंडली देखने के बाद क्या उसमें जो उनकी पर्टिकुलर कुंडली है उसके अंदर क्या स्टार थे क्या नहीं थे। एक जर्नल जो चलता है वो चंद्रमा जिस चलता है सिस्टम से, उस राशि को 12 चक्रों में बिठा के कुंडली के अलग अलग ढंग से अलग अलग आदमी की राशि बता दी जाती है। इसके लिए आपको अपनी राशि पता होनी जरूरी है। जहां तक डेट ऑफ बर्थ का प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ का जो यूज किया जाता है वो ज्यादातर विदेशों में किया जाता है जी। तो मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि कम से कम अपने जो हमारे वैदिक ज्योतिष है उसको मत भुलाएं और राशि वही चेक करें जो आपके चंद्रमा जिस राशि में है। शायद यही वजह रही होगी कि जितनी बार मैंने अपनी राशियां पढ़ी अखबारों में, मुझे हमेशा अपने बारे में जो प्रेडिक्शंस आई वो गलत ही नजर आई है। जी आपके साथ नहीं है, सैकड़ों लाखों जी जी, हमें मुझे लगता था हो सकता है कोई दूसरा टॉरियन होगा जिसके बारे में ये प्रेडिक्शन है। तो क्योंकि अक्सर मेरे साथ गलत हुआ तो अमूमन सबके साथ ही ऐसा होता होगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि देखना किस तरीके से। जिस तरह जो ज्योतिष में गोचर का प्रभाव है, ये गोचर ही है जी एक्चुअल में। ये गोचर का प्रभाव जो हमारे चंद्रमा का अपने 12 राशियों पर अलग अलग पड़ता है, वही हम जो फोरकास्ट जो करते हैं राशियां वो इसी हिसाब से की जाती है। प्रकाश जी कोई बढ़िया सा टिप आज हमें दे ताकि हमारे सारे दर्शक बहुत लाभान्वित हो सके। देखिए युक्ता जी, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति दुखी ही है आजकल जी। अगर कोई व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली को लेकर बड़ा संशय में है
कि 5 या 6 ग्रह जो हैं वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं या कुछ हो ही नहीं पा रहा लाइफ में, बड़ी कोशिशें करी, बड़ा उन्होंने उपाय करे, हर तरह से थक गए हैं, उनके लिए एक बड़ा साधारण सा उपाय बताता हूँ कि जैसे अपनी उम्र के डबल, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल की है तो 60 जिंदी मछलियाँ ले ले वो, अच्छा, फिशेस, और उसको किसी चलते हुए नदी में उसको प्रभावित कर दे जी। अगर हो सके तो ये जो मछलियाँ हैं, जो मछली बेचने वाले जो मछलियाँ काटते हैं, उनसे अगर ये छोटी छोटी मछलियाँ वो खरीद ले, अपनी उम्र से डबल मछलियाँ, और उनको चलते हुए किसी नदी में, किसी नहर में अच्छी जगह उनको विसर्जित कर दिया, छोड़ दे जिंदियों को, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके जो काफ़ी हद तक जो खराब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ज़िंदगी में आ रही है वो धीरे धीरे करके स्मूथ होनी चालू हो जाएगी। बहुत उम्दा तरीका आपने बताया। आपने जो मछलियाँ पकड़ के जिंदी मछलियों को वापस नदी में प्रवाह करने की बात की है, उससे ये लगता है कि आप उन्हें वापस जीवन दान दे रहे हैं, उन मछलियों को फिर से जीवन दान मिल रहा है। आपने बहुत ही उम्दा टिप हमें दिया है और इस टिप के लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं, मुझे मालूम है बहुत सारे फ़ोन कॉल्स अब आने वाले हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रकाश जी, और जितनी भी जानकारी आपने दी उन सभी के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।